टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखना है रिकर्जन होती क्या है और कैसे की जाती है और इसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, रिकर्जन जो है ये बेसिकली हम लोग एक फंक्शन है वो अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं, उसे हम रिकर्जन कहते हैं। अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव एंड इट्स प्रॉपर्टी इज़ नोन एज रिकर्जन। यानी कि वो अपने मतलब एक इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ जो डिफ़ाइन किया जाता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को जो है वो रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग स्टैक्स के थ्रू रिकर्जन होती है और स्टैक्स के थ्रू रिकर्जन होती है तो इसका मतलब है ये स्पेस भी ज़्यादा लेता है मेमोरी में, क्योंकि स्टैक्स जो है वो यूजली मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेते होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो नेचुरली रिकर्जन जो फंक्शंस होते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली फंक्शंस होते हैं वो कुदरती तौर पर रिकर्सिव होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जो नहीं होते हैं उनको हम लोग आइटरेटिव फॉर्म के अंदर या फिर दूसरी तरह भी प्रोग्रामिंग में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है उन्हें नहीं किया जा सकता। जैसे कि टावर ऑफ नॉइज जो है वो हम लोगों को दूसरी तरह कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस में वो फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, दिस फंक्शन पोस्टपोन सर्टेन स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग। हम लोग ना कुछ स्टेप्स करते होते हैं, जैसे कि जो बेसिक इसके स्टेप्स की है ना फॉर्म वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि हम लोगों को अगर टावर ऑफ हनोई के भी आगे एग्जांपल देखेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह की होगा स्टेट कि जो सबसे लास्ट पे हमारे पास हम लोगों ने डाटा एंटर किया, उसके बाद अगेन किया तो जो फर्स्ट वाला होगा हम उसको निकालेंगे, तब जाके जो नीचे वाले हमारा डाटा है वो निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकलेगा। तो इसी तरह के हमारे ये जो है इसका पूरा का पूरा बेस वो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो के ऊपर होता है। ओके, प्रॉब्लम जो है एक तो फैक्टोरियल फंक्शन है, एक फिबोनाची सीरीज़ और एक टावर ऑफ हनोई। टाइप्स ऑफ रिकर्जन है हमारे पास 4 टाइप्स हैं और डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट, नेस्टेड और एक्सेसिव। डायरेक्टली हमारे पास 2 हैं, टेल और नोट एंड। इन दोनों के अंदर ये है कि हम लोग ये मतलब डायरेक्ट की दोनों टाइप्स है तो इसका मतलब है ये अपने आप को कॉल करता है। रिकर्जन का मतलब यही होता है वैसे, और ये एक दफ़ा अपने आप को कॉल करता है, एक से ज़्यादा अपने आप को कॉल नहीं करता। अब इन दोनों में फिर डिफरेंस ये है कि जो टेल रिकर्जन होता है ये सबसे लास्ट पे जाके अपने आप को कॉल करते हो, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं होती, और नॉन टेल रिकर्जन का ये है कि इसके बाद कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होती है। अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस मतलब थ्रूली क्या है। टेल रिकर्जन जो होते हैं यूज़ ओनली वन रिकर्सिव कॉल एट वेरी एंड ऑफ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन छोटा सा दिया गया है, वेरी एंड, ये मैंने टेल नाम रखा हुआ है फंक्शन का, और उसने सबसे लास्ट पे अपने आप को कॉल किया और सिर्फ एक दफ़ा कॉल किया, उससे पहले भी कोई कॉल नहीं किया गया। ठीक है, द रिकर्सिव कॉल इज़ नॉट ओनली द लास्ट स्टेटमेंट, ये ज़रूरी नहीं क्योंकि ये हम लोगों ने एक सिर्फ फंक्शन लिखा है, इसके बाद भी हो सकता है बहुत सारे फंक्शन हो, लेकिन जो ये है कि इससे पहले भी कोई और नहीं होगा रिकर्सिव कॉल, अपने आप को कॉल नहीं करेगा ना ही बाद में करेगा। ठीक है, देयर इज़ नो स्टेटमेंट लेफ्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं रहेगी, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर हो सकता है हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जो कभी रहती हो। ठीक है, और अगर हम लोग देख लेते हैं कि नॉन टेल रिकर्जन क्या होती है हमारे पास, मे कंटेन अदर इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द रिकर्सिव कॉल। अब इसके अंदर हमारे पास ये रिवर्स जो है फंक्शन का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना रिवर्स जो है वो फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, यानी कि रिकर्सिव कॉल आ रही है, और यहाँ पे उसके बाद भी मैं उसको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। फंक्शन के अंदर जो हमारा टेल वाली थी उसके अंदर हम लोग कॉल करने के बाद उसको कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे हम देते हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेल रिकर्सिव फंक्शन ओनली द लास्ट रिकर्सिव कॉल इज केप्ट ऑन द स्टैक। ओके, हम लोगों का क्योंकि मेमोरी मैंने कहा था कि स्टैक के थ्रू करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेता होता है, तो इसलिए हम लोगों को जो लास्ट रिकर्सिव कॉल होती है ना वो स्टैक के थ्रू हम लोग करते हैं। अभी हम कैसे करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। वाइल द नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन ईच रिकर्सिव कॉल इज केप्ट ऑन द स्टैक अंटिल द एंड ऑफ द एवोल्यूशन। ये हमारा सारा स्टैक के थ्रू होता है, ये एंड ऑफ द एवोल्यूशन तक रहता है, और जो हमारा टेल वाला था वो हम लोग लिमिटेड रखते थे क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा यूज़ होती थी कि हम लोग उसको कर नहीं सकते थे। ठीक है, और अब ये एग्जांपल है हमारे पास। अब इसके अंदर ये है कि मेरे पास 2 मेन वो कोई एक ऐसा हमें लिखा हुआ है। ठीक है, मेमोरी के अंदर पहले से कोई सेव है, ये हमारा स्टैक है। स्टैक के अंदर ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ए स्टोर करवाया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो साथ साथ मैंने नंबरिंग दी गई है। अब ये कमेंट के तौर पे साथ लिखा हुआ है 200, 201, 202 और 34। ठीक है, अब ये जो है ये लाइन नंबर्स एक किस्म के लिखे हुए हैं, और जो लाइन्स हम लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है उनका है ये 4। यहाँ पे सिर्फ उसको डिफ़ाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया, इसको कोई नंबरिंग नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल फंक्शन हो रहा है या एक्चुअल काम हो रहा है उसको कोई ना कोई नंबर दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हम लोगों ने एक हमारे पास पहले से ए जो था वो स्टैक के अंदर दिया गया था, स्टैक पॉइंटर जो है हमारे पास वहाँ पे है। अब हमने जब बी उसको दिया है तो हम लोगों ने वहाँ पे 204 जो है लाइन नंबर भी साथ में एक एंटर करवाया है कि जैसे मेरा डाटा स्टोर होगा उससे पहले मेरा ये नंबर जो है ये स्टोर करवाओ, उसके बाद मेरा बी जो है वो स्टोर करवाओ। इसी तरह जब हमने सी किया था तब भी हमने ये किया था। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई एंटर नहीं मिल जाएगा। ये \n जो है ये हमारा एंटर के लिए होता है, ठीक है। तो जब तक उसे एंटर नहीं मिलेगा तब तक वो करता रहेगा। अब जब हमें उसमें से निकालना है, जो मैंने हम लोगों ने लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली केस यूज़ किया था, तो इसका मतलब है सबसे पहले एंटर जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर बी जाएगा और फिर ए जो है वो बाई निकलेगा। उसके अलावा हम लिख कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैक के थ्रू हम लोगों ने जो है रिकर्जन किया है, ये नॉन टेल रिकर्जन है, ठीक है। आगे है हमारे पास दूसरी टाइप जो है डायरेक्ट रिकर्जन। अब इस इनडायरेक्ट रिकर्जन इसके अंदर ये है कि हम लोग ना डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करने के बाद अपने आप को कॉल करते हैं। मेक यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड्स को हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। ओके, डायरेक्टेड ट्रावर्सल प्रोग्राम वेयर वन मेथड इज़ फॉर नेविगेटिंग द हिरारे एंड वन फॉर प्रोसेसिंग फाइल्स, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं, एक तो नेविगेशन के लिए यूज़ होता है और एक प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल्स के लिए यूज़ होता है कि हम लोगों को फाइल जो हम लोग अपना सिस्टम देख लेते हैं कि जो हमारे सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है कि फाइल्स के फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स एंड देन फाइल्स पड़ी होती हैं, कुछ इस तरह का भी होता है हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्जन जो है वो कॉल कर लेते होते हैं, ठीक है। इफ़ द फाइल्स टर्न आउट टू बी अ डायरेक्टरी, अगर हमारी जो कोई फाइल है वो डायरेक्टरी के थ्रू हम लोगों को मिल सकती है, यानी कि जिस तरह हम पाथ कहते होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सी में जाओ, पहले ड्राइव सी के अंदर जाओ, फिर यूज़र्स के अंदर जाओ, फिर प्रोग्राम्स के अंदर जाओ, फिर डेस्कटॉप पे जाओ, इस तरह करके अगर हमारे पास कोई आ जाता है तो हम लोग जो प्रोसेस कॉल करते हैं ना वो हमारा ओरिजिनल फोल्डर मेथड होता है, उसे कॉल करते हैं। उसके बाद वो हम लोग सोन जाते होते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर फाइल मिलेंगी। जो हमारा इनडायरेक्ट रिकर्जन है उसकी कुछ इस तरह का हमारे पास टाइप है कि हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स, मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा मेथड्स की बात आ जाती है तो यहाँ पे मैंने f जो है ये मेरे को एक मेथड है, f1 f2 fn तक कोई ना कोई ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। इसी तरह g1 g2 gm तक जो है ये भी डिफरेंट मेथड्स हैं। और फिर क्या है, मैंने पहले f के अंदर जो है वो f1 को कॉल किया है या g1 को कॉल किया है, फिर मैंने f2 को कॉल किया है, फिर g2 को कॉल किया है। इसी तरह मैंने इनके थ्रू इनडायरेक्टली जो है दोबारा f को ही कॉल किया है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम इनडायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। ओके, अब आगे है हमारा नेस्टेड रिकर्जन। नेस्टेड रिकर्जन ये होता है कि हम लोगों को रिकर्जन विद इन रिकर्जन कहेंगे, लेकिन ये हमारे कुछ इस तरह का होता है कि हम लोग पैरामीटर्स के अंदर लिखते होते हैं रिकर्जन को, ठीक है। अब ये जिस तरह ये हमारा लिखा हुआ है कि ये कोई एक मेथड है m-1 और फिर ये जो है ये हमारा अगेन वही एक मेथड जो है वो रिकॉल किया गया है, तो इसका मतलब है ये नेस्टेड रिकर्जन है कि रिकर्जन विद इन रिकर्जन हो रही है, ठीक है। अब नेस्टेड रिकर्जन का पढ़ लेते हैं। इज़ अ recursive function that passes through the parameters as a recursive call, यानी कि पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग इसको रिकर्सिव कॉल करते हैं, रिकर्जन इनसाइड है रिकर्जन। और एक्वरमैन फंक्शन जो है ये हम लोग डिफ़ाइन करते हैं रिकर्सिवली, और अगर हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है और यहाँ पे हम लोग इसको डिफ़ाइन रिकर्सिवली कहते होते हैं, ठीक है। अभी उसके तीन तरह से हमें टाइप्स दी गई हैं। अगर तो हमारे पास जैसे कि m था यहाँ पे n और m, तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू हमारे पास 0 है और n की कोई वैल्यू है ही नहीं है या हम लोगों को पता नहीं है, तो हमारे पास जो हम लोगों ने फंक्शन यूज़ करना है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अगर हमारे पास m की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 0 नहीं है और n की वैल्यू 0 है, तब हम लोगों ने जो फंक्शन यूज़ करना है वो कुछ इस तरह का यूज़ करना है कि a × m-1 और 1, n की जगह हम लोगों ने 1 कर दिया, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है तब जो है हम लोगों को नेस्टेड रिकर्जन जो है वो यूज़ करनी है, यानी कि एज अ पैरामीटर ये हमारा जो था अगेन वही कॉल हो रहा है, ठीक है। ये हमारा होता है। आगे हमारे लास्ट और फोर्थ जो टाइप है रिकर्जन की वो है एक्सेसिव रिकर्जन। एक्सेसिव रिकर्जन जो होती है इज़ अ रिकर्सिव प्रोसीजर कंटेनिंग मोर देन वन कॉल टू इटसेल्फ, यानी कि ये अपने आप को एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल करता है। जैसे फिबोनाची सीरीज़ अगर हम लोग की बात करते हैं उसके अंदर हमारे पास कोई इस तरह की सीरीज़ होती है 1 1 2, फिर आगे बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, तो इसके अंदर वो अपने आप को ही बार बार कॉल किए जा रहा है, अपने आप को ही मतलब परफॉर्म कर रहा है, तो इस तरह के रिकर्जन को हम लोग एक्सेसिव रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, मतलब बताया गया है कि हमें किस तरह करना है कि अगर तो हमारी n की वैल्यू 0 या 1 है तो इसका मतलब है सीधा हम लोगों को सिर्फ यही फंक्शन यूज़ करना है कि fn = n, ओके। और अगर हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा उसके हमें फाइंड आउट करने के लिए।
अब आगे है टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई जो है वो नेचुरली रिकर्सिव फंक्शन है हमारे पास। इसके लिए हम लोगों को बेटर यही होता है कि हम लोग इसको रिकर्जन के थ्रू करें। इसको हम लोग आइट्रेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन आइट्रेटिव फॉर्म में करने पे इसके नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा हमारी मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन हम लोग जो रिकर्जन है ये भी स्टैक के थ्रू करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारी काफ़ी मेमोरी लगती है, लेकिन ये हमारा वर्स्ट केस के अंदर बेस्ट रह जाता है फिर, ठीक है। इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ रिकर्जन इन विच गिवन क्या होते हैं, हमारे पास 3 टावर्स होते हैं या पेग्स होते हैं, ठीक है। टावर्स और पेग्स को मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करूँगी कि जैसे ये A, B और C है, हमारे पास इसी तरह के 3 टावर्स होंगे और यहाँ पे उन टावर्स को नाम दिया होगा बिगनिंग, एक्सिलरी और एंडिंग। एक्सिलरी जो है इसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग टावर, ठीक है। इसको हम लोग दोनों तरह कह सकते हैं, एक्सिलरी टावर भी कह सकते हैं और हेल्पिंग टावर भी। द बिगनिंग पैक कंटेन्स n नंबर्स ऑफ डिस्क, यानी कि हम लोगों का जो बिगनिंग होता है, यहाँ पे मेरा बिगनिंग जो है वो A है, तो यहाँ पे जो मेरा बिगनिंग के पास है n नंबर ऑफ डिस्क है, कोई भी एक रखी होंगी, और उसके पास है प्लेस इन अ डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि हम लोगों का डिक्रीजिंग साइज है कि हमारी जो टॉप वाली होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, उसके बाद बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी, ठीक है। टॉप होल द स्मॉलेस्ट, जैसे कि मैंने कभी कहा था कि हमारे जो सबसे टॉप पे होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, ओके। एक्सिलरी पैक जो है पोजीशंस इन द मिडल के अंदर होती है, और ये जो होती है हमारी हेल्पिंग पैक होती है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि हमारे बिगनिंग पैक से जो है वो एंडिंग पैक के ऊपर चेंज करना है, यानी कि डिस्क को मूव करना है। लेकिन हमें डिस्क को मूव करना भी कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ़ जो मूव्स हैं वो यूज़ हो। लेकिन अब हम अगर कोई काम करते हैं तो उसका मतलब उसके कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बगैर हम लोग वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं कि टावर ऑफ हनोई के हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। पहले हमारे पास रूल्स है, ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट द सेम टाइम, कि हम लोग एक टाइम पे एक जो डिस्क है उससे मूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, ठीक है। और हम लोगों को सबसे टॉप पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिकर्जन जो है वो स्टैक के थ्रू काम करता है, और स्टैक जो होता है वो लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को जो सबसे पहली होगी टॉप पे वही हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग एट नो टाइम कैन अ लार्जर डिस्क बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर, यानी कि ये काम नहीं कर सकते कि हमारी पहले कोई छोटी पड़ी उसके बाद ऊपर हम लोग कोई लार्जर डिस्क रखते हैं, लेकिन ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही हम लोग एक टाइम पे 2 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2 की पावर n यानी कि एक्सपोनेंशियल एफिशिएंसी क्लास के अंदर आ जाती है। यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 3 है, यानी कि 3 डिस्क यूज़ की गई है, तो इसका मतलब है 8 जो मेरे हैं वो ऑपरेशंस या 8 मूव्स के अंदर मेरा ये काम हो जाएगा। अब मेरा ये काम किस तरह होगा कि सबसे पहले मैं अपनी ये छोटी वाली डिस्क को मूव करूँगी। मुझे ये मेरा बिगनिंग ये था, ये मेरा हेल्पिंग है, ठीक है, टावर, और ये वाला जो है मेरा है एंडिंग टावर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी तरह इसी फॉर्म में, यानी कि सबसे लास्ट पे मेरी सबसे लार्जेस्ट हो, उसके बाद छोटी हो, उसके बाद सबसे छोटी हो, इसी फॉर्म में मुझे एंडिंग पे अपनी ये सारी की सारी डिस्क लेके जानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी टॉप वाली यानी कि सबसे छोटी को एक को मूव करके यहाँ पे ले आऊँगी एंडिंग के ऊपर। अब जो दूसरी वाली है इसको उठा के यहाँ पे सिर्फ 2 रह गई और एक ये यहाँ पे आ गया, ये एक स्टेप हो गया, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक स्टेप कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये वाली मैं उठा के यहाँ पे एक्सिलरी में ले आऊँगी, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे इसलिए नहीं रखी क्योंकि ये वाली जो है ये मेरी छोटी पे नहीं आ सकती, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लार्जर डिस्क जो है वो स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं प्लेस की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्योंकि एंडिंग पे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वाली डिस्क को उठा के यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। अब ये वाला फिर खाली हो गया मेरी एंडिंग। जब मेरी एंडिंग खाली होगी और यहाँ पर मेरे पास लार्जेस्ट है, तो मुझे लार्जेस्ट ही सबसे आखिर पर रखनी है, तो ना मैं अपनी लार्जेस्ट वाली यहाँ पर ले आऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मेरी लार्जेस्ट वाली होगी और यहाँ पर मेरा सारा खाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सबसे छोटी और उससे बड़ी वाली है। अब मैं सबसे छोटी वाली वापस लेके जाऊँगी, इस पोजीशन पे रखूँगी। अब यहाँ पे सबसे छोटी है और यहाँ पे मेरी मिडिल वाली और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है। अब ये मिडिल वाली को उठा के मैं लार्जेस्ट के ऊपर रखूँगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास सबसे छोटी रह जाएगी, बाकी दोनों अपनी पोजीशंस पे प्लेस हो जाएंगे। अब फिर मैं सबसे छोटी वाली को उठा के जो है वो लास्ट पे रख दूँगी। अब मेरा एक्सिलरी में यानी कि बिगनिंग में जिस पोजीशन में जोन सी डिस्क पड़ी थी, इसी तरह वो एंडिंग में भी उसी पोजीशन पे पड़ी रहेगी, ठीक है। और मुझे इसके अंदर 2 की पावर 3 मेरी डिस्क थी, तो मुझे यानी कि मिनिममली 8 जो स्टेप्स थे वो यूज़ करने पड़े। लेकिन एक और केस है, ये वर्स्ट केस के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक ये भी है कि हम लोग यहाँ पे -1 यानी कि 2 की पावर n-1 जो है हमारे पास होता है, नंबर ऑफ़ मूव्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ़ मूव्स लगेंगे वो 7 लगेंगे, ठीक है। आगे हम जनरल सोल्यूशन दे देते हैं। कैन बी फाउंड थ्रू
रिकर्सिव फॉर दिस प्रॉब्लम मैंने कहा था कि रिकर्सिव के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जब n जो है वो ग्रेटर देन 1 डिस्क होगी तो यहाँ पे जैसे मैंने अब कहा कि मैं ये वाली यहाँ मूव कर रही हूँ, ये वाली वहाँ मूव कर रही हूँ, तो कैसे मूव कर रही हूँ उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, वो हमारे पास दिए गए हैं कि जब मेरी जो टॉप वाली है n-1 डिस्क होगी उसको मैं बिगनिंग से उठा के एक्सिलरी पे ले जाऊँगी। यहाँ पे n-1 यानी कि 2 वाली थी, तो मैंने 2 वाली को उठा के एक्सिलरी पे रखा था, और जो मेरी टॉप वाली थी वो छोटी थी तो उसको मैं पहले एंडिंग पे ले आई थी, ताकि मेरी जो एक्सिलरी वाली पे है वो 2 वाली पोजीशन मतलब जो डिस्क है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब आगे है हमारे पास मूव द टॉप डिस्क सिंगल इन नंबर फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग, यानी कि जो सबसे टॉप पे थी मेरी सिंगल जो सबसे छोटी थी उसको मैं बिगनिंग से उठा के एंडिंग पे ले आई थी, तभी मेरी सेकंड वाली जो थी वो एक्सिलरी पे गई थी। मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम एक्सिलरी टू एंडिंग, यानी कि फिर मुझे उसी तरह से काम करना है कि मेरी जो एक्सिलरी पे पड़ी होगी, जो मतलब जब मैंने अपनी सबसे छोटी वाली उठा के वापस रख दी थी टॉप मतलब स्टार्टिंग पे, और जो एक्सिलरी पे मेरी सेकंड पोजीशन वाली रह गई थी उसे उठा के फिर मुझे एंडिंग पे लेके आना था, और इस तरह मुझे काम करना था। और इन सारी थ्योरेटिकल का फॉर्म का मतलब कुछ इस तरह का है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि n-1 को बिगनिंग से उठा के एक्सिलरी पे ले जाओ, जो 1 रह जाएगी फिर उसको बिगनिंग से एंडिंग पे या एंडिंग से बिगनिंग पे ले जाओ, ठीक है, ये हमारे पास। और n-1 को एक्सिलरी से उठा के एंडिंग पे ले जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की हैं वो टेक्निकली हमारे पास ये लिखी हुई है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं। ईच ऑफ दीज 3 सब प्रॉब्लम्स में बी सॉल्व डायरेक्टली और इन एसेंशली द सेम वे एज ओरिजिनल प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग इसको डिफरेंट तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 का था यहाँ पे, तो मैंने अभी कहा था कि हमारा जब हमने n नंबर थे हमारे पास और हमारे पास 3 जो थे वो टावर्स थे, तो हम लोग उसको मिनिमम जो है वो 2 की पावर n-1 मूव्स के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे n जो था मतलब 7 नंबर जो थे वहाँ तक हमारा हो चुका था सॉल्व, लेकिन हम लोग जो है मैक्सिममली 8 तक जा सकते थे और 8 के अंदर अंदर वो हो जाना था अगर वो हमारे पास वर्स्ट केस होता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इतना वर्स्ट केस नहीं था इसलिए 7 में हो गया सॉल्व। एंट्रेंट कोड है ये, ठीक है। अब ये एक ऐसा फिनोमेना है कि हम लोग प्रोग्राम कह लो कि इज़ अ रिकर्सिव अ मेथड कॉलिंग इट सेल्फ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ जर्नल फिनोमेना इन प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग में एक ऐसा जर्नल फिनोमेना है जिसको हम री-एंट्रेंसी कहते हैं, ठीक है। री-एंट्रेंट कोड जो होता है हमारे पास कैन बी सेफली री-एंटर्ड मीनिंगली दैट इट कैन बी कॉल्ड अगेन इवन वाइल इट इज़ वाइल अ कॉल टू इट इज़ अंडर वे, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर एक दफ़ा इसको कॉल कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग ये अभी वो वाला कॉल कंप्लीट नहीं हुआ, साथ ही हम लोग एक दफ़ा और भी इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, और ये हमारे रिकर्जन के थ्रू ही होता है। ये प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको री-एंट्रेंट कोड कहते हैं। ये सेम एज इट इज़ जैसे हम लोग रिकर्जन की है ये वही चीज़ है, ठीक है। री-एंट्रेंट कोड जो है एक कीप इट स्टेट्स इंटायरली इन पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स के साथ ये काम करता है। पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स के साथ, ये स्टैटिक वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। और ये ना ही ये एलिसिस जो है उसे शेयर करता है और क्योंकि ना ये मतलब एलिसिस जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हम लोग अपनी तरफ से कोई नाम रख देते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था वहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन था जिसका नाम मैंने टेल रखा हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके अपने लिए अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी के लिए चेंज करके डायरेक्ट टेल कर देती हूँ तो उसका मतलब है कि मैंने एलिसिस उसका यूज़ किया है, तो मैं वो ये काम भी नहीं कर सकती क्योंकि वो इम्यूटेबली ऑब्जेक्ट्स को जो है वो प्रोग्राम में कॉल नहीं करता, लेकिन वो लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स के साथ ईजिली काम कर लेता है, ठीक है। डायरेक्ट रिकर्जन जो होती है ना इज़ वन वे दैट री-एंट्रेंसी कैन हैपन, यानी कि डायरेक्ट जो रिकर्जन के थ्रू एक तरह से हम लोग री-एंट्रेंसी कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल था हमारे पास, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर ये भी आ जाता है कि अगर हम लोग 3 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो हम लोगों को ये होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल भी हम ले रहे हैं ना, अभी हम लोगों का 3 का फैक्टोरियल तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हमारे 2 का फैक्टोरियल हम लोग साथ ले रहे हैं, यानी कि अगेन वो अपने आप को कॉल कर रहा है। अगर 10 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल जो है वो कर रहे हैं, तो यानी कि अभी 10 वाला फैक्टोरियल तो कंप्लीट हुआ नहीं है, वो रिकर्सिव कॉल, और हम लोगों ने एक और जो है वो रिकर्जन को कॉल कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद है इनडायरेक्ट और म्यूचुअल रिकर्जन बिटवीन 2 और मोर फंक्शंस इज अनदर वे वेयर एक ओके हमारे पास ये जिस तरह हमने कहा था कि एक f1 मेरे पास फंक्शन है वो f1 को कॉल कर रहा है, ठीक है, और फिर वो f2 को कॉल कर रहा है और फिर वो fn को कॉल कर रहा है,
फिर वो एफ़ को कॉल कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर यही आ जाता है कि वो ए जो है वो पहले बी को कॉल कर रहा है, वो बी जो है वो सी को कॉल कर रहा है, सी डी को कॉल कर रहा है, और बाद में जो डी है वो अगेन ए को कॉल कर रहा है। कुछ इस तरह का जो फिनोमेना होता है ना, उसको भी हम लोग जो है वो री एंट्रेंट जो है वो ईज़िली हो सकती है, और ये भी एक रिकर्सिव फॉर्म ही है हमारे पास, जो इनडायरेक्ट हम लोग और म्यूचुअल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि इनडायरेक्ट और म्यूचुअल रिकर्जन इज़ वर्चुअली ऑलवेज इंटेंशनल और एंड डिज़ाइन बाय द प्रोग्रामर। ये अनएक्सपेक्टेड जो इस तरह की हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म आ जाएगी तो वो हमारे लिए बग्स या एरर्स ही लेके आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब भी हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म आती है तो उसका मतलब है ये प्रोग्रामर या डिज़ाइनर जो भी है उसने खुद डिज़ाइन किया है, क्योंकि ये वैसे बहुत ज़्यादा हमें एरर्स देगी। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है इसमें तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और तब अगली वीडियोज़ के लिए तब तक के लिए